जब मैं नया नया आया था, तो उसी टाइम पे ये लोअर पीसीएस का फॉर्म आया था। तो उस दौरान मैंने ये फॉर्म फिलअप कर दिया था। देखिए यूपी गवर्नमेंट कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन सच्चाई यही है कि यहाँ टाइम तो लगता है आपको, 2-3 साल 4 साल तक लगता है। मेरा मानना है कि एक मेन आपका टारगेट हो और एक प्लान भी कोई होना चाहिए। और इसलिए पेशेंस सबसे, कोई भी अगर गवर्नमेंट जॉब का जो भी एस्पिरेंट है, उनको पेशेंस तो पहली चीज़ है। पेशेंस और परसिवरेंस दोनों साथ साथ लेके चलना है। ऐसा नहीं कि मुझे भी ये सिलेक्शन अभी तुरंत आया और तुरंत मिल गया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हमारे साथ सत्यम मिश्रा सर हैं। अभी हाल ही में यूपी लोअर पीसीएस का भी रिजल्ट आया दिसंबर में, तो सर का अभी वहां पर भी सिलेक्शन हुआ है। इसके पहले सर का 2 जगह और भी सिलेक्शन हो चुका है। यूपीएसआई 2021 का जो रिजल्ट आया था उसमें भी सर का सिलेक्शन हुआ है, एंड यूपीएससी के सीएपीएफ में असिस्टेंट कमांडर की पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है सर का। तो अभी सर से हम पूरी इनकी जर्नी के बारे में जानें, क्योंकि काफ़ी सारे लोग एक एग्जाम नहीं क्रैक कर पाते हैं। सर ने 3 एग्जाम क्रैक किया है, तो अभी इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, साथ साथ इस एग्जाम की स्ट्रैटेजी वगैरह के बारे में जानेंगे। बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की रेगुलर अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। सर सबसे पहले तो आपको, हमारे व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हैं, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई सर। धन्यवाद। और मेरी तरफ से आपके सभी व्यूअर्स को नमस्कार। सर आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइए सर, कि क्या रहा पढ़ाई का। मेरी स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय मिर्जा खास इलाहाबाद से हुई है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में एज इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर फिरोज गांधी इंस्टीट्यूट रायबरेली से किया है, और उसके बाद मैं इधर तैयारी में आ गया हूँ 2018 के बाद। 18 से जी। तो 18 से तैयारी आप कर रहे हैं, तो क्या मतलब किस एग्जाम को लेकर आपका टारगेट था कि इस एग्जाम की हमें तैयारी करना है? जब स्टार्टिंग में आया था 2018 में, तो कोई बहुत ऐसा नहीं था कि नहीं मतलब सिर्फ इसी एग्ज़ाम का है। लेकिन 2019 से मैं कह सकता हूँ कि मुझे सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम के बारे में पता चला कि वो डिफेंस, क्योंकि सीडीएस और ऐसे एग्ज़ाम डिफेंस के होते थे, तो वहाँ से मैं सीएपीएफ की तैयारी मैंने होल हार्टेडली की थी। और वो 2019 में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो फिर मैं वहाँ से 2019 के बाद 2020 का अटेम्प्ट मैंने दिया, और उसी की मैंने फुल फ्लेज प्रिपरेशन की, और उसमें मुझे सिलेक्शन बीएसएफ मुझे मिला। तो जब आप स्टार्टिंग में आए थे, कहीं पर किसी एग्जाम के लिए कोचिंग वगैरह कर रहे थे या फिर खुद इस तैयारी कर रहे थे? क्योंकि मेरा मैथ्स बैकग्राउंड, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, तो वो मुझे जीएस की थोड़ी नॉलेज कम थी। कह सकते हैं 10th के बाद मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, तो मैं इसलिए ज्योग्राफी मैंने प्रोफेसर आलोक सर से पढ़ा था, और इसके अलावा इकोनॉमिक्स मैंने प्रोफेसर पीके घोष सर से पढ़ा था। इन 2 सब्जेक्ट्स के अलावा मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, मैं सेल्फ स्टडी किया। तो सर अभी जब आप असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के लिए जो है एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे थे, तो लोअर पीसीएस का मतलब आपने फॉर्म डाला, उसके बाद यहाँ पर सिलेक्शन भी हो गया? देखिए वो ऐसा फेज़ ऐसा था कि 2020 का जो था, आप सबको पता है कि वो कोविड का टाइम था। उस टाइम सारी चीज़ें अनसर्टेन थी, और 2019 का स्टार्टिंग में ही जब मैं नया नया आया था, तो उसी टाइम पे ये लोअर पीसीएस का फॉर्म आया था। तो उस दौरान मैंने ये फॉर्म फिलअप कर दिया था, और इसका मेंस प्री जो है वो अगस्त के आसपास हुआ था, तो मतलब 6-7 महीने बाद। और मेरा 19 में सीएपीएफ खराब अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया था, तो इसलिए मैंने एज ए बैकअप वो इसका प्रीलिम्स दे रखा था। और उसके बाद फिर जब इसका मेंस, क्योंकि मेंस इसका काफ़ी टाइम रहा, मेंस इसका 21 में हुआ अक्टूबर में, तो तब तक उसका सीएपीएफ का मेरा रिजल्ट आया नहीं था 20 वाले, इसलिए मैंने इसका मेंस भी ठीक ठाक तैयारी करके दी थी। तो इसके अलावा और भी आपने यूपीएसआई का भी फॉर्म डाला था। तो जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप किसी एक एग्ज़ाम को लेकर टारगेट करके आप पढ़ाई कीजिए, ताकि आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ, लेकिन आपने अलग अलग तरीके से, मतलब जहाँ तक देखा जाए तो थोड़ा बहुत डिफरेंस जरूर है तीनों एग्ज़ाम में। तो कैसे आपने किया? मैंने, जैसे मैं क्या करता था, किस कमीशन के एग्ज़ाम्स हैं उसके हिसाब से मैं अपने आप को कैटेगराइज कर लिया था। जैसे यूपीएससी से मुझे सीएपीएफ देना था, पीसीएस से मुझे उस टाइम तो नहीं, आरओ का मैंने बाद में दिया, और उस यूपी पीसीएस आनी थी। बाकी यूपी SSC से ये लोअर पीसीएस और वीडियो जो कैंसिल हो गया वो वैकेंसी थी। इसी तरह रेलवे एनटीपीसी और एसएससी सीजीएल, ये 5 कमीशन अलग अलग थे। इन 5 को मुझे ये था कि जो कॉमन, जो सब्जेक्ट्स कॉमन है, जैसे मैथ से सब में आनी है, आपकी जीएस वो सब में आनी है, वो कोई भी कमीशन हो, पैटर्न और थोड़ा लेवल अलग होता है। अगर तो मेरा मानना था कि अगर थोड़े अच्छे लेवल की, जैसे मैं एनसीईआरटी को बेसिक बना के अगर आप तैयारी किए हैं, तो उसके अलावा सिर्फ रह जाते हैं क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर पैटर्न कैसे हैं। वो प्रीवियस ईयर पैटर्न जो एग्ज़ाम आया उनके उससे रिलेवेंट उसको मैंने ले लिया, और उसको देखा कि हाँ क्या चीज़ें अलग हैं, जो अलग हैं कॉमन तो मैंने पहले कर रखा, तो जो अलग हैं उनको कर लिया। इस तरह मैंने सारे एग्जाम्स लगभग, और 80-70% चीज़ें कॉमन ही रहती हैं सिलेबस वाइज, पर क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। तो अच्छा, अगर आपने एक लेवल की तैयारी की है तो ऑलरेडी कुछ एग्जाम जो उससे मिलते जुलते हैं वो क्रैक हो जाते हैं।
अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए कई सारे एग्जाम्स देने होते हैं तो बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं, तो आप मतलब इस कन्फ्यूजन को कैसे दूर किए कि अलग अलग कैटेगरी में आपने इसको डिवाइड किया? देखिए इस चीज़ को हालांकि मैं क्योंकि उस टाइम किया था, मैं बहुत अच्छा, मैं भी नहीं मानता कि ये कई सारे ढेर सारे बैकअप बनानी चाहिए। मेरा मानना है कि एक मेन आपका टारगेट हो और एक प्लान भी कोई होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये हो सकता है लोगों का अलग अलग मत हो इस पर, तो पर वो क्योंकि इतना गवर्नमेंट कोविड के टाइम पे ऐसा रहा कि किसी भी चीज़ की कोई क्लैरिटी थी नहीं, सारी चीज़ें अनसर्टेन हो चुकी थी और ये था कि पता नहीं 2 साल में 3 साल क्या हो गया चीज़ें। तो जो भी एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही थी, मैं उसको सोच रहा था कि इस कन्वर्ट कर लूँ, या नहीं कन्वर्ट कर सकता तो कम से कम अप्लाई कर दूँ। जब भी चीज़ें होंगी तो मैं उसको कोशिश करूँगा कि हाँ उसमें अपना बेस्ट दूँ। पर अगर अभी जैसे चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं और सब कुछ सही है, तो आपको, मुझे लगता है कि सिर्फ आपको एक कोई भी अपना मेन गोल सेट करें जो भी, और उसके अलावा एक प्लान भी जो उससे मिलता जुलता हो, आप उसको करिए। तो सर, जब आपने 2019 में इसका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया था लोअर पीसीएस का, तो इसके लिए आपने क्या मतलब पढ़ाई वगैरह की थी, कैसे तैयारी की? जी वो ऑब्जेक्टिव पेपर था और उसमें 150 मार्क्स थे, तो 50 जो थे उसमें मैथ्स और साइंस था, 50 नंबर की आपकी हिंदी रीजनिंग और 50 जीएस। जीएस के लिए क्योंकि वन ऑब्जेक्टिव था तो लूसेंट उस टाइम भी पढ़ना था, पढ़ ही रहे थे। साथ में साइंस के लिए मैंने अलग से लूसेंट जनरल साइंस जो थी वो किया था, और घटना चक्र की पूर्वावलोकन आती है यूपीपीसीएस कमीशन की, यहाँ यूपीपीएससी से, तो वो मैंने उसके लिए किया था। हिंदी के लिए मैंने यूनिवर्सल पब्लिकेशन की एक राजपाल सिंह बुक है वो, और साथ में पृथ्वीनाथ पांडे नालंदा पब्लिकेशन, इसको किया था। रीजनिंग के लिए मैंने जय किशन प्रेम किशन करके अरिहंत पब्लिकेशन की वो बुक मैंने की थी। इसके अलावा सर, जब मेंस का एग्ज़ाम हो 2 साल बाद, काफ़ी लंबा टाइम लगा, तो अपने आप को पेशेंस कैसे रखा कि एक एग्ज़ाम के लिए प्रीलिम्स हो गया है और मेंस का भी कुछ पता नहीं है कब होना है, तब कैसे? ये देखिए यूपी गवर्नमेंट कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन सच्चाई यही है कि यहाँ टाइम तो लगता है आपको, 2-3 साल 4 साल तक लगता है, और इसलिए पेशेंस सबसे, कोई भी अगर गवर्नमेंट जॉब का जो भी एस्पिरेंट है उनको पेशेंस तो पहली चीज़ है, पेशेंस और परसिवरेंस दोनों साथ साथ लेके चलना है। तो इसलिए उस टाइम पे क्या था कि आपको अगर टाइम मिल रहा है तो उसको आप ये ना सोचें कि मतलब मेरा नुकसान हो रहा है, उसको ये सोचें कि अपने आप को और जितना बेहतर बना सके, तैयारी अपनी अच्छी कर सके, ताकि जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिले आप उसको कन्वर्ट कर ले जाएँ। तो ये चीज़ है, उसको उस टाइम को, क्योंकि जीएस आपका सिलेबस जो जीएस का वो काफ़ी ब्रॉड है और उसमें आपको टाइम लगता है, तो टाइम लगने का मतलब अगर साल भर आपको मिला है तो उस साल भर को आप पार्ट में कन्वर्ट कर, चेंज कर लें कि 3-3 महीने का मुझे ये है स्लॉट और मैं इसके हिसाब से पढ़ाई करूँगा, ताकि अगर 3 महीने बाद भी पेपर हो तो आप उसमें बेहतर परफॉर्म करें, और साल भर का अगर आपको टाइम मिल रहा है तो वो तो फिर और अच्छा, आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जी सर। उसके बाद सर, मेंस के लिए आपने क्या तैयारी की थी लोअर पीसीएस के लिए? जैसे मेंस में टाइम मिल चुका था, काफ़ी टाइम था हमारे पास, तो मेंस में मैंने थोड़ी थॉरो स्टडी की थी, और उसके लिए जो भी, जैसे साइंस का वेटेज ज़्यादा था उसमें, तो मैंने लूसेंट के साथ एनसीईआरटी मैंने 9-10 कर लिया था। उसके बाद मैं अपनी पूर्वावलोकन को रिवाइज कर लिया। मैथ्स के लिए क्योंकि तब तक एसएससी सीजीएल का भी मैंने 2019 में मेंस और वो लिखा था, तो मैं राकेश यादव सर की मैथ्स की वो बुक भी मैंने की थी। इसके अलावा जीएस में क्योंकि सीएपीएफ के लिए पढ़ रहा था, एनसीईआरटीज़ मैंने कर रखी थी, तो मैं स्टैंडर्ड बुक्स जो थी, लक्ष्मीकांत हो गई, स्पेक्ट्रम, महेश वड़वाल सर, इनको भी मैंने तब तक कर लिया था। तो और रही बचा करंट अफेयर यूपी स्पेशल, ये यूपी स्पेशल के लिए मैंने परीक्षावाड़ी ली थी। करंट अफेयर के लिए घटना सार आती है यहाँ की, और पतली वाली क्रॉनिकल समसमय की, मैंने वो 2 किताबें की थी। अच्छा सर, जो वैकल्पिक वाला क्वेश्चन होता है तो उसको किस तरीके से हल करना चाहिए? मान लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं तो उसके लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, कैसे उसको सॉल्व करना चाहिए? देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको प्रीवियस, वहाँ पीवाईक्यूज हमेशा रिलेवेंट है, लेकिन वहाँ उनकी रिलेवेंसी और ज़्यादा हो जाती है मेरे ख्याल से। उसमें क्या है कि आपको ये देखना है कि अगर 1/4 नेगेटिव मार्किंग है तो थोड़ा आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन 1/3 नेगेटिव मार्किंग को आपको ध्यान देना है कि 1/3 अगर है तो आप वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जिसमें आप एटलीस्ट 50% श्योर हो। हर क्वेश्चन आप नहीं जा सकते, क्योंकि आप हर क्वेश्चन में अगर जा रहे हो तो आपके गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और यही चीज़ कंपटीशन इतना है कि 80% के आसपास आपको स्कोर करना है। नहीं 80 तो 75% मिनिमम हो रहा है अभी कट ऑफ जो जा रही है, तो आपको 75% के लिए आपको एक्यूरेसी मैटर करती है आपकी। तो पढ़ाई तो करें ही, जैसे लूसेंट आपने पढ़ा है, लेकिन उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो वो आपको पक्का बेनिफिशियल होने वाला है एग्जाम में। और जितने भी आप टेस्ट अगर अवेलेबल हैं तो आप टेस्ट भी दे सकते हैं, चाहे किसी भी साइट के ले लें, आप टेक्स्ट बुक ले लें या कोई भी, जहाँ पे रेगुलर जो थोड़े व्यूअर्स जिनके ठीक ठाक हों, आप उसको करिए। तो सर, ये जो अभी सप्लाई इंस्पेक्टर की पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ यहाँ लोअर पीसीएस में, तो इस पोस्ट के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए ये खाद्य एवं रसद विभाग की पोस्ट है, और इसमें बेसिकली आपको इंस्पेक्शन का काम मिला है। जैसे जो गवर्नमेंट सप्लाईज आती हैं, चाहे वो गांव में हो शहरों में हो, आपको उनको जो भी उनके लीकेज हैं उनको रोकना है, और ये इंश्योर करना है कि वो सारी सप्लाईज प्रॉपर तरीके तक से लास्ट एंड तक पहुँचे।
जो कोटा वाला जो भी राशन वगैरह जैसे कोटा राशन हो गया, सरकारी राशन की दुकानें, या फिर आपकी CNG LPG जो जिनकी जमाखोरी होती है उनको रोकना है, आपको उनको रोकना है। और राशन वितरण हो या कोई भी चीज़ जो सरकार द्वारा प्रोवाइड होती है उसको आपको लास्ट एंड तक बिना लीकेज के पहुँचे, यही आपकी बेसिक फंक्शन है। अगर कोई गड़बड़ कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई इनसे सुनिश्चित करना, ये भी आपका कार्य है। और सर जो ये अभी लोअर पीसीएस और जो अपर पीसीएस DSP या फिर SDM की पोस्ट होती है, तो इन सब में क्या डिफरेंस होता है लगभग? देखिए, डिफरेंस कार्य क्षेत्र का है। जैसे जो प्रॉपर पीसीएस में कुछ जो ऊपर वाली कुछ जैसे SDM हो गया, DSP या BSA, तो इनमें सबके कार्य क्षेत्र बटे हुए हैं और वहाँ कार्य क्षेत्र की विविधता ज़्यादा है, अथॉरिटी आपके पास ज़्यादा है, अधिकार क्षेत्र आपका ज़्यादा है प्रॉपर पीसीएस में। उनकी तुलना में लोअर पीसीएस में अधिकार क्षेत्र थोड़ा कम है। तो आपको, क्योंकि आप जैसे उदाहरण दूंगा मैं, सप्लाई इंस्पेक्टर का काम कोटे को सस्पेंड करना नहीं है, वो रिकमेंड करेगा कि यहाँ गलती है, यहाँ कमी है, तो उसको सस्पेंड करने की पावर आपकी SDM की। तो इसलिए ये ये मीडियम पोस्ट होती है, ये इनसे ऊपर अथॉरिटी जो जैसे ये प्रॉपर पीसीएस है वो इनसे ऊपर की अथॉरिटी है। तो उसमें कुछ पोस्ट जो है और वो उनके लिए उनके कह सकते हैं हम उनके सबॉर्डिनेट हैं, तो हम एज ए सबॉर्डिनेट काम करेंगे। जी सर। सर जैसे कि अभी आप 2018 से तैयारी कर रहे हैं, अभी 2023 लग गया है, तो इतना साल मतलब 3-4 साल आपने तैयारी की, तो अपने आप को कैसे मोटिवेट रखा? और जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं कहीं ना कहीं एग्जाम्स की, तो काफ़ी डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो वो अपने आप को कैसे मोटिवेट रखें? इस पे मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं कि मुझे भी ये सिलेक्शन अभी तुरंत आया और तुरंत मिल गया। अब जैसे आपने कहा 2018 से, इसके पहले मैं बहुत सारे रिटर्न निकाल के भी और फाइनल में आउट हुआ हूँ। पर ये अंदर से कहीं ना कहीं खुद से सेल्फ मोटिवेशन था और लोगों का कह सकते हैं, फ्रेंड्स का मेरे भरोसा भी था मुझ पे कि मैं कर ले जाऊँगा। और खुद को भी लगता है अगर आप मेहनत लगातार कर रहे हैं तो आप अपने प्रति ईमानदार रहिए, पढ़ाई करते रहिए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ एग्ज़ाम्स क्योंकि आप देंगे, आपका रिजल्ट कैसा है 1, 2, 3 एग्ज़ाम में वो समझ में आने लगता है कि कमी कहाँ है, उनको दूर करते रहिए। धीरे धीरे टाइम ऐसा आएगा कि आप जो डिमांड है एग्ज़ाम की वो समझने के बाद, वो 1 साल लग सकता है आपको, लेकिन उसको समझने के बाद आप आराम से उन चीज़ों को हैंडल करने लगेंगे। और रिजल्ट तो मतलब टाइम लग सकता है लेकिन रिजल्ट आएगा, 100% श्योर हूँ कि आज नहीं तो कल आना ही है। मतलब वो आप, मुझे खुद अब यकीन है, पहले तो लगता था लोग कहते हैं, पर अब तो खुद मैंने किया है, इसलिए मुझे लगता है कि कर सकते हैं आराम से। तो सर जो तैयारी करने वाले छात्र हैं तो उनके लिए कुछ सजेशन आपका रहेगा, सुझाव? जी बिल्कुल, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप होपलेस मत होइए। अगर 1-2 अनसक्सेस कहीं आप फेल्योर मिल रहा है आपको, तो आप उनसे मत सोचिए कि मेरा कुछ हो ही नहीं सकता। इनफैक्ट बहुत जीरो से भी उठने वाले और बहुत जल्दी, मतलब अगर लगातार लगे हैं तो उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। तो बस आप अपने पढ़ाई के प्रति ईमानदार रहिए, एग्ज़ाम के सिलेबस पैटर्न को समझिए, जो भी क्वेश्चन डिमांड कर रहे हैं जैसे कोशिश करिए कि एक्स्ट्रा, आपने कहा ऑब्जेक्टिव पेपर है तो उसमें एक्स्ट्रा अटेम्प्ट से बचिए और थोड़ी टू द पॉइंट एक स्ट्रेटजिक वे में तैयारी करिए। मतलब कुछ भी मत पढ़िए, जैसा कुछ भी मार्केट में इतना रिसोर्स कंटेंट है तो कुछ भी मत लाइए, कुछ भी मत पढ़िए, थोड़ी सेलेक्टिव स्टडी करिए। आप जैसे लोग इतने लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं, बहुत बेहतर काम है और उस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। जैसे जो टॉपर्स ने कहा, वो उनकी चीज़ों को देखिए और अपने तरीके से उसको मॉडिफाई करके उसको अपनी रूटीन में लाइए। डेफिनेटली आपको फ़ायदा होना और सक्सेसफुल भी आप होंगे। जी सर, आपने अपना बहुत ही कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और भविष्य की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वंस अगेन। तो दोस्तों, आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा, आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।